Today we are going to study about integumentary system. So let's begin. What is an integumentary system? It is an organ system that involves the skin, hair, nails and exocrine glands, right? So let's study it one by one. So starting with the introduction, the skin is an extensive organ which forms the outer covering of the body. Skin क्या है? ये एक extensive मतलब कि large organ है जो कि सारी body को कवर करता है. The skin completely covers the body and is continuous with the membranes lining the body orifices. ठीक है, अभी जो स्किन है ये पूरा कवर करती है बॉडी को और ये मेम्ब्रेन्स के साथ कॉन्टिन्यूस लाइनिंग में होती है. ठीक है, जहाँ पे भी ऑरिफिसेस होते हैं यानी कि ओपनिंग्स होती हैं. क्लियर. आगे है स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन. द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का. A surface area is about 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर इन एडल्ट. ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया है और इसमें क्या क्या आता है? ग्लैंड्स आते हैं, हेयर्स आते हैं और नेल्स आते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे द जंक्शन बिटवीन द टू लेयर्स इज मार्कली वेवी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस फ्रॉम द डर्मिस कॉल्ड द डर्मल पैपिले. ठीक है, अब जो डर्मिस और एपिडर्मिस हम आगे पढ़ने वाले हैं कि दो लेयर्स होती हैं स्किन की. ठीक है, उनके बीच का जो जंक्शन होता है वो वेवी होता है, मतलब कि वेव लाइक होता है. क्यों? क्योंकि उसमें फिंगर लाइक एक्सटेंशन. ठीक है, एक्सटेंशन मीन्स उभरी हुई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. ठीक है, जो डर्मिस से उभर के ऊपर की तरफ आती हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डर्मल पैपिले. आप डायग्राम में देख सकते हो. डर्मल पैपिले आर स्मॉल प्रोजेक्शंस दैट प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द एपिडर्मिस. और इनका क्या काम है डर्मल पैपिले का? ये ब्लड सप्लाई देती हैं एपिडर्मिस को. क्लियर हो गई बात? ठीक है, बिटवीन द स्किन एंड द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स. और स्किन और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स के बीच में एक लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है ताकि जो ऑर्गन्स और स्किन है उनमें फ्रिक्शन ना हो सके. वो लेयर कौन सी है? सबक्यूटेनियस लेयर. और ये सबक्यूटेनियस लेयर जो है ये किस चीज के साथ बनी होती है? एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोस यानी कि फैट टिश्यू. ठीक, ये जो टिश्यूज हैं सारे ये हमने अपनी टिश्यूज वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है डिटेल्स में. काइंडली एक बार जाके वहां से देख लेना. ठीक, अब आगे क्या है? देयर आर टू मेन लेयर्स. ठीक, अब दो मेन लेयर्स होती हैं, अ सुपरफिशियल लेयर एंड अ डीपर लेयर. ठीक, अब जो सुपरफिशियल लेयर होती है जो बाहर बाहर की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? द एपिडर्मिस. ठीक, द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक, जो सुपरफिशियल लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं. वो किस चीज से बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड यानी कि मल्टीपल लेयर से, और स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक, स्क्वेमस मीन्स जो फ्लैट सेल्स लाइक होते हैं. ठीक, आप एक बार जाके टिश्यूज वाली वीडियो में इसको डिटेल्स में पढ़ लेना, इट इज वेरी इजी. और जो डीपर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मिस बोलते हैं. ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर. आगे है स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन. आप डायग्राम में देख सकते हो कि स्किन का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है. ठीक है, अगर पेपर में आ गया तो आपने ऐसे ही ड्रॉ करके आना है. एपिडर्मिस है, डर्मा जिसको लिखा हुआ है वो डर्मिस है, नीचे हाइपोडर्मिस है और सबक्यूटेनियस लेयर है. ठीक है, हाइपोडर्मिस क्या होता है? ये डर्मिस और सबक्यूटेनियस के बीच का एरिया होता है. क्लियर. आगे देखो क्या है? द एपिडर्मिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन. ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, स्किन की सुपरफिशियल लेयर होती है. एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, और ये किस चीज से बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड. द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड मीन्स हैविंग मल्टीपल लेयर्स. केराटिनाइज्ड मीन्स इसमें प्रोटीन होता है केराटिन. ठीक है, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ बनी होती है. वेरीज इन थिकनेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक, अब ये जो एपिडर्मिस है ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में, उसमें इसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है. जैसे कि ये जो लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है, ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट होती है कहाँ पे? पाम्स ऑफ द हैंड, हाथों की तलियों में, एंड सोल्स ऑफ द फीट. ठीक है, पैरों की तलियों में. क्लियर. आगे देखो, देर आर नो ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स इन द एपिडर्मिस. यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ना कोई नर्व एंडिंग्स होती हैं. बट इट्स डीपर लेयर्स आर बेस्ड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द डर्मिस. ठीक है, अब इसकी जो डीपर लेयर्स होती हैं वो पूरी तरह से क्या होती हैं? भीगी हुई होती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ. ठीक है, जो कि उसको डर्मिस सप्लाई करता है, विच प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रेन्स अवे एज लिम्फ. ठीक है, जो कि उसको उस पर्टिकुलर लेयर को क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. क्लियर होगी बात? देर आर सेवरल लेयर्स. सेवरल लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा. ये मेरे टिश्यूज वाली वीडियो में मैंने समझाया हुआ है. ऑफ सेल्स इन द एपिडर्मिस विच एक्सटेंड फ्रॉम द डीपेस्ट जर्मिनेटिव लेयर टू द मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर. ठीक है, ये
हॉनी थिक लेयर है। ठीक है, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि सेवरल लेयर्स होते हैं एपिडर्मिस के। ठीक है, ये डीपेस्ट यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डीपेस्ट लेयर कौन सी है और सुपरफिशियल लेयर कौन सी है। ठीक है, आगे है द सेल्स ऑफ द सर्फेस आर फ्लैट। ठीक, अब ये जो सर्फेस पे है स्किन यानी कि एपिडर्मिस, उसके सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड यानी उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और स्क्वेन्स इन विच द साइटोप्लाज्म हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस प्रोटीन केराटिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है ये हमने सेल वाली वीडियो में डिस्कस किया हो कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये सेल का फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसमें सेल के जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं इसमें। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें एपिडर्मिस में किसने रिप्लेस किया होता है? फाइब्रस प्रोटीन केराटिन ने उसको रिप्लेस किया होता है। क्लियर होगी बात? ठीक, आगे these cells are constantly being rubbed off and replaced by the cells that originate in the germinative layer and have undergone gradual changes as they progress towards the surface। ठीक, और ये जो सेल्स हैं जिन्होंने जगह लेनी होती है, वो जो रब्ड सेल्स हैं या फिर डेड सेल्स हैं उनकी, तो वो क्या होते हैं, जैसे ही सरफेस लेयर की तरफ बढ़ते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्लियर, आगे कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द एपिडर्मिस टेक्स अबाउट अ मंथ। एक महीने तक का टाइम लग जाता है कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एपिडर्मिस इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और एनी इंजरी। राइट, आगे क्या है? एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइजिंग एपिथेलियम। ठीक है, एपिडर्मिस किस लेयर के साथ बना हुआ है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइजिंग एपिथेलियम। ठीक, इसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं केराटिन। ठीक है, जो एपिडर्मिस है वो केराटिनाइजिंग लेयर के साथ यानी सेल्स के साथ बना हुआ होता है। क्लियर, आगे है देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। अब आप डायग्राम में देख सकते हो लेयर्स। ठीक है, फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल हम पढ़ेंगे बिल्कुल नीचे से मीन्स कि जहां से एपिडर्मिस खत्म होती है और डर्मिस स्टार्ट होती है वहां से लेकर हम ऊपर सुपरफिशियल लेयर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे डीप में कौन है? स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, सेकंड नंबर पे उससे ऊपर कौन सी है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। फिर कौन सी है? स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, देन स्ट्रेटम लुसिडम एंड लास्ट स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। डर्मिस के बिल्कुल जहां से डर्मिस स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां पे सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस की एंड लेयर कौन सी है? स्ट्रेटम बेसल है। ऊपर ऊपर हम आगे बढ़ते जाएंगे वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन विद स्ट्रेटम बेसल। इट इज द डीपेस्ट बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ऑल्सो नोन एज जर्मिनल लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, अब ये क्या है? ये सबसे डीपेस्ट लेयर है एपिडर्मिस की। ठीक है, इसके दो नाम है, जर्मिनल लेयर भी बोलते हैं इसको और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल्स। अब आप देख सकते हो नीचे डायग्राम में। ठीक है, बेसल सेल्स कैसे हैं? ठीक है, ये कैसे है? सिंगल लेयर से बने हुए हैं, कॉलमनार सेल्स से बने हुए हैं। ये हमारे सेल्स वाली टिश्यूज वाली वीडियो में है। ठीक है, कॉलमनार मीन्स ये कॉलम्स में स्क्वायर शेप में है। ठीक है, और आगे क्या है? दीज सेल्स अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड गिव ऑफ सेल्स कॉल्ड केराटिनोसाइट्स विच फॉर्म द मोर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ये जो लेयर है, ठीक है, ये माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, ये हमने सेल डिवीजन वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि क्या होती है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से क्या बन रहा है? केराटिनोसाइट्स बन रहे हैं जो कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये था स्ट्रेटम बेसल लेयर के बारे में। आगे है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ केराटिनोसाइट्स। ठीक, इसके पास सेवरल लेयर्स आप डायग्राम में देख सकते हो नीचे। इसका नाम स्पाइनोसम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन, ठीक है, उसमें अलग अलग कॉलम्स होते हैं, ये उसको थोड़ा बहुत रिजेंबल करती है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेटम स्पाइनोसम पड़ा है। दीज सेल्स अपीयर टू हैव अ नंबर ऑफ स्पाइन्स। क्लियर, ड्यू टू इट्स अपीयरेंस इट इज कॉल्ड स्ट्रेटम स्पाइनोसम। सेल्स इन दिस लेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग केराटिन, the fibrous protein that gives the skin, hair and nails their hardness and water resistant properties। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं इस लेयर में, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं केराटिन। केराटिन क्या है? ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या है? ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि हमारे स्किन को, हेयर्स को और नेल्स को क्या हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं और वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, आगे है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। अब आप डायग्राम में देख सकते हो फ्लैट सेल्स हैं। ठीक, और इसमें आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा। ठीक, आगे देखते हैं द सेल्स इन द स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और ग्रैनुलर लेयर हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई एंड अपीयर एज फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है,
एंड लेयर्स कितनी में ये प्रेजेंट होते हैं, 1 to 5 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, कंटेनिंग डार्क लम्प्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। ठीक, अब ये क्या है, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम जो है, इसको ग्रैन्युलर लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये कैसे अपीयर होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, 1 से लेके 5 तक की लेयर्स में ये प्रेजेंट होते हैं, और इनमें आप डायग्राम में देखो डार्क कलर के क्लम्प्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के होते हैं। ठीक, आगे, इट इज द मोस्ट एक्टिव लेयर एज केराटिन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रोड्यूस द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन्स प्रोटेक्टिव बैरियर। अब ये जो लेयर है ये सबसे ज्यादा एक्टिव है क्योंकि ये प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, उन सेल्स को जो कि स्किन की प्रोटेक्टिव बैरियर बनती हैं। क्लियर, आगे है, द ग्रैन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड केरेटोहाइलिन। ठीक है, अब इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है केरेटोहाइलिन। ठीक, आगे है स्ट्रेटम लुसिडियम। अब डायग्राम में देखो आप स्ट्रेटम लुसिडियम के बारे में। ठीक, द नेम itself comes from the Latin word for clear layer which describes the transparency of the cells themselves. Its main function is to reduce the friction between the stratum corneum and stratum granulosum. ठीक है, ये जो लिसिडियम है ये क्या है, ये एज अ क्लियर लेयर आपको दिख सकते हैं। डायग्राम्स में आपको 2 जगह फर्क दिखाया हुआ है, थिक स्किन विद स्ट्रेटम लिसिडियम कैसी है और नॉर्मल स्किन विदाउट स्ट्रेटम लिसिडियम कैसी है। ठीक है, तो ये क्या है, जस्ट एक ट्रांसपेरेंसी है सेल्स के बीच में। ठीक है, जो कि अवॉइड करती है किसको, फ्रिक्शन को अवॉइड करती है। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है स्किन की, एपिडर्मिस की, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और जो इससे लिसिडियम से नीचे वाली लेयर जो हमने पढ़ी है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, उसके बीच में होती है ताकि ये फ्रिक्शन को अवॉइड कर सके। क्लियर, आगे है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इट इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस की। द सेल्स और द कॉर्नियोसाइट्स और द हॉर्नी सेल्स आर डेड एज दे हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब ये जो सबसे ऊपर वाले सेल्स हैं हमारे स्किन के, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्नियोसाइट्स बोलते हैं या इनको हॉर्नी सेल्स बोलते हैं। ये डेड होते हैं। ठीक है, और क्यों डेड होते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियाई नहीं होते, ना कोई ऑर्गेनेल्स सेल जैसे प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स आर एक्सट्रीमली फ्लैटेंड, ये जो सेल्स होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं। क्लियर, डायग्राम में आप देख सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट है आर स्केल लाइक स्क्वेम्स एंड कंटेन्स केराटिन, ये स्केल्स की तरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेम एज स्क्वेमस सेल्स। ठीक है, और इनमें क्या होता है, केराटिन होता है। केराटिन क्या है, प्रोटीन होता है। ठीक है, जो स्किन को प्रिवेंट करते हैं वेयर एंड टियर से। ठीक, आगे क्या है, it not only ensures the continued production of new skin cells but affords the body vital protection against viruses, bacteria, parasites and any other form of pathogen or toxin. ठीक है, अब ये क्या काम करती हैं, सिर्फ स्किन को न्यू सेल्स प्रोवाइड करने तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये वाइटल ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करती हैं किससे, वायरसेस से, बैक्टीरिया से और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय लेयर ऑफ लिपिड। अब ये एक दूसरे के साथ कैसे चिपकी हुई हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ द लिपिड लेयर। ठीक है, और विच मेक्स द स्किन वाटरप्रूफ। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर लेयर को वाटरप्रूफ बना देती हैं। In the palms and soles, where the skin is subject to maximum friction, the stratum corneum is extremely thick. ठीक है, palms और soles में आपको पता है कि soles के थ्रू हम लोग वॉक करते हैं। ठीक है, जो पैर के, फीट के सोल्स हैं, जब हम चलते हैं उनमें फ्रिक्शन ना हो। हाथों को डेली हम अपने काम में यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ उठाते हैं, गिर जाती है, तो उसमें फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या है, ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा थिक है। क्लियर, आगे देखो क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी एपिडर्मिस डिपेंड्स अपॉन द 3 प्रोसेसेस बीइंग सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अब जो हेल्दी एपिडर्मिस हम किसको कहेंगे, ठीक है, 3 प्रोसेसेस उसमें सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, मतलब कि नॉर्मली एक साथ चल रहे हैं। कौन सी, डिस्क्वेमेशन यानी शेडिंग ऑफ द केराटिनाइज्ड सेल्स फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, जो डेड सेल्स हैं उनका शेड ऑफ होना जरूरी है। आगे इफेक्टिव केराटिनाइजेशन ऑफ द सेल्स अप्रोचिंग द सरफेस। ठीक है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जो सेल्स आ रहे हैं उसको इफेक्टिव केराटिनाइजेशन, मतलब कि उसमें नॉर्मल सा इफेक्टिव जो प्रोटीन है जो स्किन को बचा सके वो होना चाहिए। कंटिन्यूअल सेल डिवीजन इन द डीपर लेयर्स विथ न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बीइंग पुश टू द सरफेस। ठीक है, और जो नीचे वाली लेयर है, सबसे ज्यादा नीचे जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेटिव लेयर। ठीक है, उसमें नॉर्मल सेल डिवीजन होनी चाहिए कॉन्टिन्यूसली, ताकि नए नए सेल्स जो है वो ऊपर की तरफ आते रहें। ठीक है, और रिप्लेस कर सके डेड सेल्स को। क्लियर हो गई बात। ठीक है, नेक्स्ट है hair secretions from sebaceous glands and ducts of sweat glands pass through the epidermis to reach the surface. ठीक है, अब जो hair secretions होती हैं sebaceous gland से या फिर sweat gland से, ठीक है, वो कहाँ, एपिडर्मिस तक आ जाती हैं।
ठीक है। आगे क्या है, द सर्फेस ऑफ द एपिडर्मिस इज रिच्ड बाय द प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल्स इन द डर्मिस कॉल्ड पेपिले। अब हमसे जो डिजाइन दिखते हैं हमें स्किन पे रिंकल्स जैसे या लाइन हल्की हल्की, वो किसकी वजह से हैं, बिकॉज ऑफ दिस projections from the dermis layer called papillae, ठीक है। पैटर्न ऑफ ridges on the fingertips is unique to every individual and the impression made by them is called फिंगरप्रिंट, ठीक। अब ये जो पैटर्न ऑफ रिजेस है, यानी कि ये जो डर्मल की प्रोजेक्शंस की वजह से जो एपिडर्मिस पे लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। अब फिंगर टिप्स की बात करते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिजेस फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। इसीलिए हर एक का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग होता है, ठीक है। और रिजेस हैं वो क्लियरली हमें कब देखने को मिलती है, जब हम कहीं पे थंब प्रिंट देते हैं, ठीक है। वो जो लाइन सी फॉर्म होती है, थंब का इंप्रेशन बनाती है, जो पैटर्न बनाती है स्किन का, ठीक है, दैट आर called the ridges, ठीक। आगे है blisters develop when trauma causes separation of the dermis and the epidermis and serous fluid collects between the two layers, ठीक है। अब ये जो blisters हैं, जो छाले होते हैं, वो कब होते हैं, जब डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर के बीच में सीरस फ्लूइड आ जाता है, उसकी कलेक्शन हो जाती है, ठीक है, तब जाके हम बोलते हैं कि छाले यानी कि ब्लिस्टर्स हो गए हैं। क्लियर। आगे है स्किन कलर इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब जो हमारी स्किन है अलग अलग कलर की है सभी की, ठीक है, तो वो कैसे है, ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से है। और कौन से हैं वो फैक्टर्स, ठीक है। अब ये जो मेलानिन है ये डार्क कलर का पिगमेंट है, जो कि अमीनो एसिड टायरोसिन से डिराइव किया गया है इसमें से, ठीक। उसका क्या है काम, इट इज सिक्रेटेड बाय मेलेनोसाइट्स। अब हमारे अंदर सेल्स हैं कॉल्ड मेलेनोसाइट्स, जो कि मेलानिन को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्लेस होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो, डीप जर्मिनेटिव लेयर में होते हैं, ठीक है। इट इज एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और ये जितना भी मेलानिन सिक्रेट करते हैं वो क्या हो जाता है, जो एपिथेलियल सेल्स है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। आगे क्या है, द अमाउंट इज जेनेटिकली डिटर्मिन्ड एंड वेरीज। अब जो हमारा अमाउंट है मेलानिन प्रोडक्शन का हमारी बॉडी में, वो जेनेटिकली डिपेंड करता है, यानी कि हमारे पेरेंट्स का जो कलर है वो कैसा है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आप देखोगे कलर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये जो कलर वेरिएशंस है ये सेम ग्रुप में भी अपना अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कि एक ही फैमिली में है, ठीक है, कितने सारे जन है एक फैमिली के, तो उनके सभी के जो कलर हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस मेलेनोसाइट प्रोडक्शन। क्लियर। आगे प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट, ठीक है। जो मेलानिन है ये प्रोटेक्ट करती है स्किन को सनलाइट के हार्मफुल इफेक्ट से, एंड एक्सपोजर टू द सनलाइट प्रमोट सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, ठीक। और जितना हम धूप में एक्सपोज करेंगे उतनी ही मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग इन द डर्मिस गिव वाइट स्किन इट्स पिंक कलर, ठीक है। अब हमारे अंदर कितना HB है और अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेट कर रहा है डर्मिस पे, उतना ही पिंकिश कलर स्किन को प्रोवाइड होगा, ठीक है। एक्सेसिव लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन ब्लड एंड कैरोटीन्स इन सबक्यूटेनियस फैट गिव स्किन a yellowish color, ठीक है। Now we are going to start with dermis. What is dermis? This is a layer made up of connective tissue. ये layer connective tissue के साथ बनी हुई है। Fibroblasts, macrophages and mast cells are the main cells found in the dermis, ठीक है। ये जो हम जिक्र कर रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट का, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स क्या है, ठीक है, ये हमने डिटेल्स में पढ़ा हुआ है टिश्यू चैप्टर में, मेरी टिश्यू वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये जो है तीनों चीजें ये मेन सेल्स हैं जो कि डर्मिस में मिलते हैं। द डर्मिस इज टफ एंड इलास्टिक। जो डर्मिस लेयर है वो टफ होती है और इलास्टिक होती है। अंडरलाइंग इट्स डीपेस्ट लेयर। अब डर्मिस के जो डीपेस्ट लेयर है उसमें क्या है, देयर इज अ एरियोलर टिश्यू एंड वेरिंग अमाउंट्स ऑफ एडिपोज फैट एंड टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है और फैट टिश्यू होते हैं इसमें, ठीक। आगे है ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द सेल्स द इलास्टिक फाइबर्स गेट रप्चर्ड रिजल्टिंग इन परमानेंट स्ट्राई और स्ट्रेच मार्क्स दैट में बी फाउंड इन द प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी, ठीक है। हमने जनरली मोटे लोगों में देखा है या प्रेग्नेंट लेडीज में देखा है, ठीक है, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जिनको हम मेडिकली स्ट्राई बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म्स में, ठीक है, वो उभर आते हैं बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ दीज इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। जो इलास्टिक फाइबर्स हमने पढ़ा है ना कि इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स बॉडी में पड़ जाते हैं, ठीक। आगे कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड गेट्स डिक्लाइंड विद एज, रिंकल्स डेवलप, ठीक है। अब इनमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स है, काइंडली आप टिश्यू वीडियो देखना, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल्स में समझाया हुआ है, ठीक है। ये इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सी है, जैसे एक रबर बैंड है, ठीक है, उसको हम जितना मर्जी खींचे जब तक वो टूटता नहीं है, उसकी जो स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्या है, वो जो कोलेजन फाइबर्स है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो धीरे 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 डिक्लाइन होती है जैसे जैसे एज बढ़ती है और क्या होता है, रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक। आगे देखो
स्ट्रक्चर ऑफ डर्मिस, अब आप डायग्राम में देख सकते हो डर्मिस का स्ट्रक्चर क्या है। ब्लड वेसल्स हैं इसमें, लिम्फ वेसल्स हैं, सेंसरी सोमैटिक नर्व एंडिंग्स है इसमें जो कि एपिडर्मिस में नहीं थी। ठीक, स्वेट ग्लैंड्स हैं एंड देयर डक्ट्स, ठीक है, उनकी ओपनिंग्स है स्वेट ग्लैंड्स की। आगे क्या है, हेयर्स हैं इसमें, एरेक्टिव पिलाई मसल्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। क्लियर। आगे है देंगे हम ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स के बारे में सबसे पहले। ठीक है, अब क्या है इसमें, आर्टीरियोल्स फॉर्म अ फाइन नेटवर्क विद कैपिलरी ब्रांचेस सप्लाइंग। अब जो आर्टीरियोल्स हैं, ठीक है, जो आर्टरीज का पार्ट है, ठीक है, वो क्या काम कर रही हैं यहाँ पे, किसको सप्लाई कर रही हैं, स्वेट ग्लैंड्स को, सिबेशियस ग्लैंड्स को, हेयर फॉलिकल्स और डर्मिस को। ठीक, आगे है लिम्फ वेसल्स फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू आउट द डर्मिस। ठीक, लिम्फ वेसल से उनका नेटवर्क देखने को मिलता है पूरा डर्मिस में। क्लियर। आगे क्या है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स। द स्किन इज एन इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन थ्रू विच इंडिविजुअल रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, हम तो जानते हैं कि जो स्किन है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, और वो सेंसरी ऑर्गन क्यों है, क्योंकि उसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि बाहर ठंड है तो ऑटोमेटिकली शरीर को ठंड महसूस होगी, बाहर गर्मी है तो गर्मी महसूस होगी। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस जनरेटेड इन सेंसरी रिसेप्टर्स इन डर्मिस आर कन्वेड टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय सेंसरी नर्व्स एंड देन टू द सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम वेयर द सेंसेशंस आर परसीव्ड। ठीक है, अब जो नर्व इम्पल्सेस इन सेंसरी रिसेप्टर्स में स्किन की जो डेवलप होती हैं, जनरेट होती हैं, वो मैसेज आगे स्पाइनल कॉर्ड को कन्वे करती हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आगे ब्रेन को कन्वे करता है। ठीक है, और वहां जाके ये जो सेंसेशंस है वो परसीव हो जाती हैं। ठीक है, आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे चोट लगी है, इंजरी हुई है, दर्द हो रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा ब्रेन को कि दर्द हो रहा है, बॉडी के उस पार्ट में इंजरी हुई है। ठीक, ये नर्व एंडिंग्स ही जाके बताती हैं, मैसेज कन्वे करती हैं। क्लियर। दीज सेंसरी रिसेप्टर्स दैट इज स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डर्मिस दैट आर सेंसिटिव टू, ठीक है, किस चीज के लिए, टच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पेन। क्लियर हो गई बात। सेंसरी रिसेप्टर्स कौन से हैं स्किन में, सबसे पहला है मिसनर्स कॉर्पसल। ठीक है, इसका स्टिमुलस कौन है, लाइट प्रेशर है। ठीक है, आगे पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं, ये क्या काम करते हैं, डीप प्रेशर को भांप लेते हैं। और फ्री नर्व एंडिंग है, इनका जो स्टिमुलस है वो कौन है, पेन है। ठीक है, आगे है स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स क्या है, स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट और पर्सपिरेशन। ठीक है, जो पसीना लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्किन, ये स्किन में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एंड आर द मोस्ट न्यूमरस इन द पाम्स ऑफ द हैंड, सोल्स ऑफ द फीट, एक्जिला एंड ग्रोइंस। ठीक है, हैंड्स में, सोल्स में, एक्जिला में और ग्रोइन में। ठीक है, ये वहां पे सबसे ज्यादा होते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स से बने हुए होते हैं। द बॉडीज ऑफ द ग्लैंड लाइक कॉइल्ड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, कॉइल्ड फॉर्म में ये कहाँ, सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। आगे है देर आर टू टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, दो तरीके के हैं अब, टिपिकल एंड एटिपिकल। ठीक है, टिपिकल में क्या होता है, ओपन्स ऑन टू द स्किन सर्फेस। ठीक है, जो कि स्किन के सर्फेस पे जाके ओपन होते हैं, उनको हम टिपिकल बोलते हैं। अब ये कैसे ओपन होते हैं, थ्रू टाइनी पोर्स। स्वेट प्रोड्यूस्ड हेयर इज क्लियर वाटरी फ्लूइड। ठीक है, जो हमें पसीना आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं, जो कि क्लियर होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ये ग्लैंड्स। ठीक है, आगे सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स यानी कि स्वेट हैज अ हाई वाटर कंटेंट। ठीक है, अभी जो ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं स्वेट को, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। इवेपोरेशन ऑफ स्वेट कॉजेस कूलिंग ऑफ द बॉडी, और जैसे ही ये जो स्वेट है धीरे धीरे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उस तरह से हमें क्या है, उतनी ही कूलिंग जो बॉडी की स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। द नंबर एंड द साइज वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इनका नंबर और साइज हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, द पाम एंड द सोल्स हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, आगे है एटिपिकल ग्लैंड्स दैट ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, अब जो हेयर फॉलिकल्स के अंदर ओपन होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एटिपिकल। और टिपिकल कौन से थे, जो स्किन की सरफेस पे ओपन होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं एटिपिकल के बारे में। दीज ग्लैंड्स आर लार्जर इन साइज, ये ज्यादा बड़े होते हैं। दे शो ब्रांचिंग, ब्रांचेस फॉर्म होती हैं इनमें। देयर डक्ट्स ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल्स। देयर सिक्रीशंस आर विस्कस। ठीक है, गाढ़ी सी चिपचिपी सी होती है इनकी सिक्रीशंस। द सिक्रीशंस ऑफ एटिपिकल ग्लैंड्स आर ओडोरलेस। ठीक है, इनमें कोई स्मेल नहीं होती है जो इनकी सिक्रीशंस होती हैं हेयर फॉलिकल्स की।
बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द सिक्रीशन कॉजेस एन अनप्लेजेंट ओडोर, ठीक है, जो हमें स्मेल आती है, ठीक से आती है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से आती है, ठीक है। अदरवाइज जो हेयर फॉलिकल्स की सिक्रीशन है वो ओडोरलेस होती हैं, उनमें कोई स्मेल प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर। अब क्या है इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेंगे ईयर वैक्स, ठीक, एटिपिकल स्वेट ग्लैंड्स की। आगे क्या है, एटिपिकल स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग रीजन्स। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, एक्जिला, ठीक है, यानी कि अंडर आर्म्स में, निप्पल एंड एरियोला, ठीक है, निप्पल और उसके ऊपर जो पिगमेंटेड पार्ट है एरियोला, ठीक है, जो निप्पल को सराउंड करता है वहां पे, पेरिएनल रीजन, ग्लैंड्स पेनिस, सम पार्ट्स ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एटिपिकल स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन क्या होता है स्वेट ग्लैंड का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब मेन फंक्शन क्या है स्वेट ग्लैंड्स का, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं, ठीक। आगे क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है कौन से हैं, सेरेमिनस ग्लैंड्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, सिलियरी ग्लैंड्स ऑफ आइलेट्स, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड्स को ही मॉडिफाई करके बने हुए होते हैं, ठीक। आगे है हेयर्स, हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आपको पता चल चुका है इस पॉइंट से कि जो हेयर्स हैं ये स्किन की कवरिंग पे प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट्स को ये कवर करते हैं। द साइड्स वेयर हेयर्स आर एब्सेंट, अब कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, पाम, सोल्स एंड साइड ऑफ द फिंगर्स एंड सम पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, यहाँ पे हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। द लेंथ, टेक्सचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स आर डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। अब ये जो हेयर्स की जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये मेल्स और फीमेल में अलग अलग होती हैं, ठीक। आगे क्या है, पार्ट्स ऑफ हेयर, अब हम 1 बाय 1 पार्ट्स पढ़ेंगे। ईच हेयर कंसिस्ट्स ऑफ अ पार्ट that is seen on the surface of the body and a part anchored in the thickness of the skin, ठीक। नॉर्मल हेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक पार्ट जो हमें स्किन से ऊपर दिखाई देता है ऊपर वाले हिस्से में, और दूसरा जो एम्बेडेड होता है बिल्कुल स्किन के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द विजिबल पार्ट इज कॉल्ड द शाफ्ट, जो हमें दिखता है उसको हम शाफ्ट बोलते हैं, एंड द एम्बेडेड पार्ट जो अंदर है स्किन के उसको हम क्या बोलते हैं, रूट, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, हेयर शाफ्ट कौन सा और बाकी जो अंदर है स्किन के उसको हम रूट बोलते हैं, ठीक। द रूट हैज एन एक्सपैंडेड लोअर एंड, अब जो रूट का अंदर एक्सपैंडेड पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। अब आप देख सकते हो, ठीक है, डायग्राम में कि बल्ब कहाँ है, हेयर बल्ब, ठीक। अब आगे देख, द बल्ब इज इनवैजिनेटेड फ्रॉम बिलो बाय पार्ट ऑफ द डर्मिस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द हेयर पैपुला, ठीक है। डायग्राम में अब ये जो बल्ब पार्ट है, ठीक है, उसको नीचे से इनवैजिनेट मतलब कि फिल किसने किया हुआ है, डर्मिस पार्ट ने फिल किया हुआ है। और कौन सा डर्मिस पार्ट, जहाँ पे हेयर पैपुला प्रेजेंट होते हैं। पैपुला आपको बताया हुआ है कि प्रोजेक्शंस है डर्मिस की, ठीक है। द रूट ऑफ ईच हेयर इज सराउंडेड बाय अ ट्यूबुलर शीथ कॉल्ड द हेयर फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो रूट है उसको अपना हर एक हेयर की जो रूट है, ठीक है, उसको किसने कवर किया हुआ है, एक शीथ ने, एक कवरिंग ने कवर किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल, ठीक। हेयर रूट्स आर ऑलवेज अटैच्ड टू द स्किन ऑब्लिकली, ये जो हेयर रूट्स हैं ये तिरछे तरीके से यानी कि ऑब्लिक तरीके से हमेशा स्किन से अटैच्ड होते हैं। जो हेयर है जो इमर्ज कर रहा है स्किन से बाहर आ रहा है वो भी ऑब्लिक डायरेक्शन में ही होगा, एंड इट इजीली लाइज फ्लैट ऑन द स्किन सर्फेस, ठीक है। अब इसकी ऑब्लिक लाइंग प्रॉपर्टी की वजह से क्या है कि ये आराम से जो स्किन सर्फेस है उस पर स्मूथली फ्लैट तरीके से हेयर्स लाइक करते हैं, ठीक है। आगे है एरेक्टर पिलाई मसल। अब ये मसल कौन सा है आप डायग्राम में देख सकते हो, दीज आर द बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स अटैच टू द हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। अब जो हेयर फॉलिकल्स को सपोर्ट करते हैं ये वो मसल्स हैं, ठीक है, और ये स्मूथ मसल्स के साथ बने हुए हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स के बारे में हमने अपने टिश्यू वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप जाके वहां पे एक बार देख लेना प्लीज, ठीक। आगे कॉन्ट्रैक्शन मेक्स द हेयर स्टैंड इरेक्ट एंड रेजेस द स्किन अराउंड द हेयर कॉजिंग गूस फ्लैश, ठीक है। अब जब समझो ज्यादा ठंड है या फिर जब इंसान डर जाता है तो क्या हो जाता है, ये जो मसल्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। जो मसल्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है, हम कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए हैं, जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, गूस फ्लैश बोलते हैं, ठीक है। गूस बम्प्स भी बोल देते हैं, गूस फ्लैश बोलते हैं। आगे क्या है, द मसल्स आर स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इन रिस्पॉन्स टू फियर और कोल्ड, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो मसल्स हैं ये किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ड्यू टू एनी फियर और कोल्ड, ठीक है। इरेक्ट हेयर स्ट्रैप एयर विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है। दिस इज एन एफिशिएंट वार्मिंग मैकेनिज्म स्पेशली व्हेन
accompanied by shivering, that is involuntary contraction of the skeletal muscles. ठीक है, अब क्या है, जब भी बॉडी को ठंड लगती है, ये जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये एयर को है ट्रैप कर लेते हैं, जो कि बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, आगे क्या है, द sebaceous gland lying between the muscle and the hair follicle is squeezed, so its secretions are squeezed out into the हेयर फॉलिकल. ठीक है, अभी जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद ही हमारे जो बाल हैं, ठीक है, वो चिपचिपे से हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो सिबेशियस ग्लैंड है प्रेजेंट बिटवीन द मसल एंड द हेयर फॉलिकल, इन दोनों के बीच में जो ग्लैंड है वो स्क्वीज आउट करते हैं अपने सिक्रीशंस को, और उनकी वजह से क्या है, ये जो हेयर है हमारे चिपचिपे हो जाते हैं. ठीक है, हेयर फॉलिकल में ये ग्लैंड्स जो है अपने सिक्रीशंस को स्क्वीज आउट कर देते हैं. ठीक, आगे हम पढ़ेंगे सिबेशियस ग्लैंड्स के बारे में. दे आर सीन इन रिलेशन टू द हेयर फॉलिकल्स. ठीक है, अब आप डायग्राम में देख सकते हो, हेयर फॉलिकल्स के इर्द गिर्द दिखते हैं आपको. दे आर मोस्ट न्यूमरस इन द स्किन ऑफ द स्कैल्प, फेस, एक्सिला एंड ग्रोइंस. ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. ठीक है, ईच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एल्वियोलाई दैट आर कनेक्टेड टू अ डक्ट. ठीक है, अब आप डायग्राम में देखो कि हर एक ग्लैंड के पास नंबर ऑफ एल्वियोलाइज होते हैं जो कि डायरेक्ट हेयर डक्ट के साथ अटैच्ड होते हैं. दिस डक्ट ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल, और ये जो डक्ट है ये कहाँ पे डायरेक्टली ओपन करते हैं, हेयर फॉलिकल में ओपन करते हैं. द सेबेशियस ग्लैंड इज सिचुएटेड बिटवीन द हेयर फॉलिकल एंड द इरेक्टर पिलाई मसल. ठीक है, ये लोकेशन है सेबेशियस ग्लैंड की आपको पता लग चुकी है कि कहाँ पे है, ये इन बिटवीन हेयर फॉलिकल एंड इरेक्टर पिलाई मसल के बीच में है. ठीक है, आगे क्या है, when the muscle contracts it squeeze the gland which facilitates the discharge of the secretions into the hair follicle. ये हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, the secretion of the sebaceous gland is called sebum. ठीक है, जो भी secretions होती हैं sebaceous gland से, उसको हम क्या बोलते हैं, sebum बोलते हैं. in lips, eyelids, nipple, labia minora and glans penis, there are sebaceous glands that are independent of hair follicles secreting sebum directly onto the surface. ठीक है, इन सारी जगहों पे क्या है, जो sebaceous glands हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उनको हेयर फॉलिकल्स की जरूरत नहीं होती है सिक्रीशंस के लिए, वो डायरेक्टली ऑन टू द सर्फेस ही सिक्रीट कर देते हैं. क्लियर हो गई बात? ठीक, आगे क्या है, फंक्शंस ऑफ सीबम. ठीक है, अब ये जो सीबम है बॉडी में, इसके क्या फंक्शंस हैं. इट कीप्स द हेयर सॉफ्ट एंड प्लायबल एंड गिव्स इट अ शाइनी अपीयरेंस. ठीक है, जो हेयर स्मूथ सॉफ्ट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, सीबम की वजह से होते हैं. ऑन द स्किन इट प्रोवाइड्स वाटर प्रूफिंग मैकेनिज्म एंड एक्ट्स एज अ बैक्टीरियोसाइडल एंड फंजिसाइडल एजेंट प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन. ठीक है, ये काम करता है स्किन को वाटर प्रूफ बनाने में, और ठीक है, ये इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करके रखता है. ठीक है, आगे क्या है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ड्राइंग एंड क्रैकिंग ऑफ द स्किन स्पेशली ऑन द एक्सपोजर टू हीट एंड सनशाइन. ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इंक्रीजेस एट प्यूबर्टी एंड इज लेस एक्टिव एट एक्सट्रीम्स ऑफ एज. ठीक है, अब जब प्यूबर्टी अटेन करता है कोई इंडिविजुअल, ये जो ग्लैंड्स हैं, ये इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती वैसे वैसे इनकी जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है. ठीक है, आगे क्या है, अब बात करते हैं आगे नेल्स की. ह्यूमन नेल्स आर इक्विवेलेंट टू द क्लॉज, हॉर्न्स एंड हूफ्स ऑफ द एनिमल्स. ठीक है, अब जो ह्यूमन नेल्स हैं, ठीक है, ये वही काम देते हैं जो कि अलग स्पीशीज में, यानी कि एनिमल्स वगैरह में, बर्ड्स में, जो उनके क्लॉज, हॉर्न्स और हूफ्स देते हैं. ठीक है, आगे देखो, they are derived from the same cells as epidermis and hair and consist of hard horny keratin plates. ठीक है, ये कहाँ से डिराइव होते हैं, सेम लेयर से जहाँ से एपिडर्मिस डिराइव होती है और हेयर्स होते हैं. ठीक है, और ये क्या है, हार्ड, इनमें केराटिन प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक, फिंगर नेल्स ग्रो क्विकली मोर देन द टो नेल्स एंड ग्रोथ इज क्विकर व्हेन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज हाई. ठीक, नेल्स जो है वो पैरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, और ये गर्म एनवायरनमेंट में, यानी कि जब टेम्परेचर हाई होता है तब ये ज्यादा क्विकली बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द नेल, आप डायग्राम में देख सकते हो. सबसे पहले है द रूट ऑफ द नेल इज एम्बेडेड इन द स्किन. ठीक है, जो इसकी जड़ है, रूट है नेल की, वो बिल्कुल स्किन के अंदर है, एंड कवर्ड बाय द क्यूटिकल. क्यूटिकल लेयर आप देख सकते हो, विच फॉर्म्स द हेमिस्फेरिकल पेल एरिया कॉल्ड द लैन्युला. अब आप डायग्राम में देख सकते हो लैन्युला कहाँ है. ठीक है, द नेल प्लेट इज एक्सपोज्ड पार्ट दैट हैज ग्रोन आउट फ्रॉम द जर्मिनेटिव जोन ऑफ द एपिडर्मिस कॉल्ड द नेल बेड. ठीक है, जो नेल प्लेट है, जितना भी हमें नेल का पार्ट दिखता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेल प्लेट, और ये कहाँ से बना हुआ है, फ्रॉम द जर्मिनेटिव जोन ऑफ द एपिडर्मिस, जिसको हम नेल बेड बोलते हैं. क्लियर? आगे है फंक्शंस ऑफ द नेल्स. ठीक है, फंक्शन क्या है नेल्स के. द मेन फंक्शन ऑफ द नेल इज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द फिंगर टिप्स. ठीक है, दिस सपोर्ट इंक्रीजेस द
sensitivity of the fingertips and increasing their efficiency in carrying out delicate function. They protect the tips of the fingers and toes. ठीक है, अब ये जो नेल्स के फंक्शन क्या है, कोई चीज़ हमने उठानी है, ठीक है, कोई हमने काम करना है, क्या है, ये फिंगर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं। बात करते हैं स्किन के फंक्शंस के बारे में। स्किन के कई तरह के फंक्शंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रोटेक्टिव फंक्शंस, द स्किन प्रोवाइड्स द मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यूज। ठीक है, जो स्किन है वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो भी हमारे अंडरलाइंग टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं उनको। ठीक है, और क्या है, स्किन इज थिकेस्ट ओवर द एरियाज एक्सपोज टू द ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन। ठीक, अब जिस एरिया में फ्रिक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे जो स्किन की चौड़ाई है वो हमें थिक मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, द स्किन ऑल्सो एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये जो स्किन है, ठीक है, वो एज अ फिजिकल बैरियर भी एक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री के लिए, ठीक है, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब आगे क्या है, ये तो था इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, टॉकिंग अबाउट द सेकंड फंक्शन ऑफ द स्किन, दैट इज प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। आगे क्या है, मेलानिन प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मेलानिन प्रोडक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे रोल प्ले करती है स्किन। ठीक है, द पिगमेंट प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स टिश्यू अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द लाइट, स्पेशली यूवी लाइट। ठीक है, अब जो मेलानिन प्रेजेंट है स्किन में, ये कैसे बॉडी को बचाती हैं फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सनलाइट। ठीक है, ये उसको प्रिवेंट करती हैं। आगे है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, अब स्किन के थ्रू ही जो सिंथेसिस है विटामिन डी की वो पॉसिबल हो पाती है। आगे एक्ट्स एज अ सेंसरी ऑर्गन, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द स्किन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन कंटेनिंग रिसेप्टर्स फॉर टच एंड अदर सेंसेशंस। ठीक है, स्किन ही इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो टच है वो हॉट है, कोल्ड है, या फिर पेनफुल सेंसेशंस है, या प्लेजेंट है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, वो स्किन है दैट एक्ट्स एज अ सेंसरी ऑर्गन। अब आगे बात करते हैं एक्सक्रीशन की। द स्किन इज अ माइनर एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर सम सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग सोडियम क्लोराइड इन स्वेट। ठीक है, यूरिया, स्पेशली व्हेन किडनी फंक्शन इज इम्पेयर्ड। ठीक है, अब जो स्किन है वो एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी काम करती है। ठीक है, किस किस के लिए, जैसे कि जो सोडियम क्लोराइड है वो स्वेट के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, और यूरिया को भी जो स्किन है वो एक्सक्रीट कर देती है जब किडनीज के फंक्शन इम्पेयर होते हैं। क्लियर? आगे है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज लिमिटेड बट सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड सच एज सम ड्रग्स एंड सम टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या है स्किन की, ठीक है, ये थोड़ी सी लिमिटेड है, कम है। अब जैसे कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट है, ठीक है, वो स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है और असर दिखाती है, और कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ठीक है, वो भी स्किन इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अब कैसे होता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट थ्रू स्किन? द स्किन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर. Body temperature remains fairly constant at about 36.8 degrees Celsius across a wide range of environmental temperatures to maintain the metabolism. To ensure this constant temperature, a negative feedback system maintains the balance between the heat produced in the body and heat lost to the environment. ठीक है, अब चाहे जो मर्जी बाहरी टेम्परेचर हो, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर माना गया है वो कितना है, 36.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, हमारी जो स्किन में, बॉडी में एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है जो कि बैलेंस बनाए रखता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। क्लियर? आगे क्या है, हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन का क्या काम है? When metabolic rate increases, body temperature rises and when it decreases, body temperature falls. ठीक है, जो हमारा metabolic rate है वो जब increase होता है बॉडी में वैसे ही body temperature rise कर जाता है, और जैसे ही वो decrease होता है वैसे ही body temperature fall कर जाता है। ठीक है, आगे क्या? Some of the energy released during metabolic activity is in the form of heat. एक्टिविटी के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो कुछ तो हीट के फॉर्म में होती है, और जो ज़्यादा एक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व आर, अब कौन से ऑर्गन्स हैं जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं? स्केलेटल मसल्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कब प्रोड्यूस करते हैं? जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है या फिर ड्यूरिंग स्ट्रेनस मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, जब हम ज़्यादा, जो ह्यूमन बॉडी है एक्सरसाइज करती है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करती है, हैवी एक्सरसाइज करती है, तब जो है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस बॉडी में होती है। ठीक, आगे शिवरिंग इन्वॉल्व स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन विच इंक्रीजेस द हीट प्रोडक्शन व्हेन इट इज द रिस्क ऑफ द बॉडी टेम्परेचर फॉलिंग बिलो द नॉर्मल। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही
बॉडी का टेम्परेचर गिरता है, ठीक है, तो बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है ठंड की वजह से। क्लियर? तो शिवरिंग की वजह से क्या होता है, जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वो अवॉइड करती है टेम्परेचर को और नीचे गिरने से, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। कौन? स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? द लिवर इज वेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है, जो लिवर है वो बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड आफ्टर ईटिंग, ठीक है। अब जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है और जो हीट है वो खाना खाने के बाद इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हमें नींद आती है, ठीक। द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस एंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन, ठीक है। जब भी हम खाना खा के हटते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या है? मूवमेंट है, प्रॉपर्टी है ये मूवमेंट की, ठीक है। और ये क्या है, ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं हीट लॉस की। मोस्ट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर्स थ्रू द स्किन, ठीक है। ज्यादा ही जो लॉस होती है वो स्किन के थ्रू होती है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स आर लॉस्ट इन एक्सपायर्ड एयर्स, यूरिन एंड फीसेस, ठीक है। अमाउंट्स में हीट लॉस होती है बॉडी से, वो किस रूट के थ्रू होती है? जैसे जो सांस हम बाहर एक्सपायर करते हैं, ठीक है, और क्या है, यूरिन के थ्रू और फीसिस के थ्रू, यानी कि एक्सक्रीटा जो हम लोग पास आउट करते हैं उसके थ्रू ये जो हीट लॉस है वो स्मॉल अमाउंट्स में हो जाता है, ठीक है। ओनली हीट लॉस थ्रू द स्किन कैन बी रेगुलेटेड, हीट लॉस्ट बाय अदर रूट्स कैन नॉट बी कंट्रोल, ठीक है। अगर अब स्किन के थ्रू जो हीट लॉस हो रही है, हम लोग टेम्परेचर को मैनिपुलेट करके हीट लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बाकी रूट्स को नहीं कंट्रोल किया जा सकता। हीट लॉस थ्रू द स्किन इज अफेक्टेड बाय, अब कैसे कैसे अफेक्ट होता है, डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर कुछ और बाहर मौसम कुछ और है, वेदर दूसरा है, ठीक है। तो इन दोनों टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से जो है हीट लॉस हो सकती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस एक्सपोज, जितना भी सरफेस हमारा एक्सपोज हो रहा है उससे हीट लॉस होगा ही होगा। एंड द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वोर्न, ठीक है। अब गर्मियों का मौसम है, हमें ठंडे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, जैसे कि कॉटन के, तो हमें वुलन क्लोथ्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए, जिससे क्या होगा, बॉडी में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, हमें ज्यादा स्वेटिंग होगी और हीट लॉस होगा, ठीक है। आगे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द हीट लॉस। अब हीट लॉस कैसे होती है? इवेपोरेशन है सबसे पहले। इवेपोरेशन में क्या होता है, द बॉडी इज कूल्ड एज हीट कन्वर्ट्स द वाटर इन स्वेट टू वाटर वेपर, ठीक है। अब इवेपोरेशन प्रोसेस हमने छोटे हुए पढ़ा हुआ है स्कूल्स में कि क्या होता है कि जो हीट है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आगे रेडिएशन क्या है, एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी रेडिएट हीट अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जितने भी पार्ट एक्सपोज होगा हमारी बॉडी का वो उतना ही हीट को रेडिएट करके दूर ले जाएगा बॉडी से, ठीक है। आगे कंडक्शन क्या है, कंडक्शन है क्लोथ्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन टेक अप द हीट, ठीक है। जो भी हमने कपड़े पहने हुए हैं ये हमें पता है, और जो चीजें हैं जो हमारी बॉडी के साथ इन टच हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, डायरेक्टली हीट को जो खींचती हैं वो अपनी तरफ। क्लियर? आगे इन कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या होता है, एयर पासिंग ओवर द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज हीटेड एंड राइजेस, कूल एयर रिप्लेसेस इट एंड कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप, ठीक है। अब कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारा एक्सपोज्ड पार्ट है, ठीक है, जब वो हवा के साथ टच में आएगा तो हवा क्या करेगी, उसको उसमें से जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगी और उसको किसके साथ रिप्लेस कर देगी, कूल एयर के साथ रिप्लेस कर देगी, ठीक है। इसके थ्रू जो है हीट लॉस हो जाता है। क्लियर? आगे देखो क्या है, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन द हाइपोथैलेमस इज सेंसिटिव टू द टेम्परेचर ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर है वो कौन है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस कैसे रिस्पॉन्ड करता है जब भी बॉडी का टेम्परेचर गिरा हुआ होता है, एक तो इसको पता कैसे चलता है, जो भी हमारे बॉडी में ब्लड है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। अगर हाइपोथैलेमस को पता चल गया कि बॉडी का टेम्परेचर लो है तो वो क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस को सेंड करता है कहाँ पे, आर्टीरियोल्स इन द डर्मिस विच कंस्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन, ठीक है। और आर्टीरियोल्स को क्या करता है, एक मैसेज भेजता है जो कि डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, जो क्या कर देती हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो धीरे धीरे स्किन के थ्रू फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, और स्किन को हीट प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर देता है, ठीक। आगे स्केलेटल मसल्स
स्टिमुलेटिंग शिवरिंग, ठीक है। और ये क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस और किसको भेजता है, स्केलेटल मसल्स को, जब भी शिवरिंग स्टार्ट हो, ताकि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करें और क्या करे, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे और शिवरिंग को हटाएं। क्लियर। आगे क्या है, इन कोल्ड वेदर ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज इज केप्ट टू अ मिनिमम टू प्रिवेंट हीट लॉस, ठीक है। सर्दियों में क्या होता है, जो कैपिलरीज है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे जाता है, ठीक है। और क्यों होता है ब्लड का फ्लो धीरे धीरे, ताकि हीट जो लॉस है उसको प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर है। और बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड की जा सके। क्लियर। इन वार्म वेदर, ठीक है, द फ्लो इज इंक्रीज टू प्रमोटिंग कूलिंग, ठीक है। वार्म वेदर में क्या होता है, गर्मियों के मौसम में जो ये कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फ्लो है ये नॉर्मल होता है, थोड़ा तेज होता है, ताकि जल्दी से जल्दी जो कूलिंग प्रोसेस है बॉडी को प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। आगे है एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड की क्या क्या एक्टिविटी होती हैं। व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 0.25 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस द स्वेट ग्लैंड सिक्रीट स्वेट ऑनटू द स्किन सरफेस, ठीक है। हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्वेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पसीना आता है बॉडी को। आगे क्या है, इवेपोरेशन ऑफ स्वेट कूल्स द बॉडी बट इज स्लोअर इन द ह्यूमिड कंडीशंस, ठीक है। अब जब ये स्वेट प्रोड्यूस होता है थ्रू द स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। और इवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है, बॉडी जो है वो कूल होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बट ये जो कूलिंग प्रॉपर्टी है ये स्लो होती है इन ह्यूमिड कंडीशंस में, ठीक। इनसेंसिबल वाटर लॉस, इनसेंसिबल वाटर लॉस क्या है, लॉस ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी बाय इवेपोरेशन ऑफ द वाटर थ्रू द स्किन स्टिल अकर्स इवन व्हेन द टेम्परेचर इज लो, इट इज अराउंड 500 ml पर डे, ठीक है। ये हमारा जो वाटर लॉस है बॉडी से, ये डेली बेसिस पे होता है, ठीक है, चाहे टेम्परेचर लो ही क्यों ना हो, ठीक है। इट इज अराउंड 500 ml पर डे, ठीक है। 500 ml पर डे हमारी बॉडी से इनसेंसिबल वाटर लॉस होता ही होता है थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है। आगे क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द स्किन, ठीक है। अब ब्लड फ्लो कैसे रेगुलेट होता है स्किन के थ्रू, ठीक। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट फ्रॉम द स्किन डिपेंड्स लार्जली ऑन द ब्लड फ्लो थ्रू द डर्मल कैपिलरीज, ठीक है। जितना भी हीट लॉस हुई है हमारी स्किन से वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन ब्लड फ्लो थ्रू द डर्मल कैपिलरीज, कि ब्लड जो है वो तेज जा रहा है कि स्लो जा रहा है, ठीक है, उस फ्लो पे डिपेंड करेगा जो हीट लॉस है हमारे स्किन के थ्रू, ठीक। आगे एज द बॉडी टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, आर्टीरियल्स डायलेट, जो आर्टीरियल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। मोर ब्लड एंटर्स द कैपिलरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो ब्लड है वो ज्यादा से ज्यादा कैपिलरी नेटवर्क में आ जाएगा। द स्किन गिव्स अ वार्म एंड पिंक अपीयरेंस, ठीक है, जो स्किन है हमारी वार्म फील होगी और पिंक अपीयरेंस देनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे कम होता है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है आर्टीरियल्स को कंस्ट्रिक्ट होने के लिए, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इससे। आगे है, इफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज लो और इफ हीट प्रोडक्शन इज डिक्रीज, तो क्या होगा, आर्टीरियल्स इन द डर्मिस आर कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। दिस रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो नियर द बॉडी सरफेस कंजर्विंग द हीट, ठीक है, ब्लड धीरे धीरे जाएगा और हीट को कंजर्व करता हुआ जाएगा, जो कि बॉडी को गर्माइश प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और क्या है, द स्किन अपीयर्स पेलर एंड फील्स कूल, ठीक है, और जो स्किन है वो पेलर दिखाई देगी और ठंडी ठंडी फील होगी। क्लियर है। आगे क्या है, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया क्या होता है, दिस मीन्स अ कोर टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक। नॉर्मल लेवल से जब टेम्परेचर कम हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया, यानी कि बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट अ कोर टेम्परेचर बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, जब 32 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तो क्या होता है बॉडी में, कंपनसेटरी मैकेनिज्म टू रिस्टोर बॉडी टेम्परेचर यूजुअली फेल्स, ठीक है। जो हमारे बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ताकि जो हेल्प करते हैं बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर को रिस्टोर करने में, वो फेल हो जाते हैं। शिवरिंग इज रिप्लेस्ड बाय मसल रिजिडिटी एंड क्रैम्प्स, ठीक है। जो शिवरिंग जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें बॉडी शिवर करती है, ठीक है, उसको कौन रिप्लेस करता है, अब इसमें शिवरिंग नहीं होगी, मसल्स बिल्कुल रिजिड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे और क्रैम्प्स प्रेजेंट हो जाएंगे सारी बॉडी में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन फेल्स, ठीक है, जो आर्टीरियल्स की कंस्ट्रिक्ट होने की प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेशन रेट फॉल्स, ठीक है, ये सारा कुछ फॉल कर जाएगा। मेंटल कंफ्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन अकर्स, ठीक है, इंसान को चक्कर आने लग जाएंगे, मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, वो बेहोश होकर गिर जाएगा, डिसोरिएंट हो जाएगा, ये सारी चीजें
अकर होनी स्टार्ट हो जाती है। डेथ यूजुअली अकर्स व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस के अगर बिलो टेम्परेचर हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। द यंग एंड एल्डरली इंडिविजुअल्स आर प्रोन टू हाइपोथर्मिया एज टेम्परेचर रेगुलेशन इज लेस इफेक्टिव, ठीक है। बच्चों में, बिल्कुल छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में देखा जाता है कि ज़्यादा हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है वो लेस एक्टिव होता है, ठीक है। So this was all about the integumentary system. Hope you understood. Thank you.